हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीना फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बीएस फाइनल ईयर। और आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है सिविल मिलिट्री रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान। बिफोर गोइंग टू डेल्व डीपली इनटू द टॉपिक, फर्स्ट उसकी जो आउटलाइन है वो ये है, हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड और हिस्ट्री एंड करंट स्टेट ऑफ रिलेशंस, challenges of civil military relations and how to overcome those challenges. In last we will discuss the conclusion of the topic. तो अगर हम सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बात करें तो सिविल मीन्स सिविलियन गवर्नमेंट लीड बाय एनी प्राइम मिनिस्टर, लाइक हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं उसको। और अगर हम मिलिट्री की बात करें तो इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। और मिलिट्री जो इंस्टीट्यूट है वो हमारे सिविलियन के अंडर में ही आता है। तो सिविल मिलिट्री की बात करने से पहले काफ़ी क्वेश्चंस हमें हमारे दिमाग में अराइज होते हैं कि पाकिस्तान एंड इंडिया विद द सेम कॉलोनियल लेगेसी, उनका जो लीगल ब्यूरोक्रेटिक हर एक सेटअप सेम था। उसके बाद भी आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान जो है उसने 4 मेजर मार्शल लॉज फेस की और इंडिया में एक भी मार्शल लॉ नहीं आई। तो इसका मेन रीज़न क्या था, क्यों ऐसा हुआ, और हमारे जो सिविलियन और मिलिट्री रिलेशंस हैं वो क्या रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और सिविल मिलिट्री रिलेशंस पाकिस्तान जैसे कंट्री में बहुत इम्पोर्टेंट हैं जहाँ के मिलिट्री की एक प्रीडोमिनेंट पोजीशन रही है। क्योंकि अगर सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कंट्री हम देखें कि मिलिट्री का एक अपर हैंड रहा है ओवर द सिविलियन गवर्नमेंट। और उसकी मेन जो वजूहत थी वो ये थी, जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, हमारी जो पोजीशन है वो ऐसी थी। और वार अगेंस्ट टेरर देखें, रिलेशंस यूएस के साथ देखें, या पास्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस देखें, और वीकनेस ऑफ सिविलियन इंस्टीट्यूशंस, बैड गवर्नेंस हो गई, लेक ऑफ कंटिन्यूटी इन डेमोक्रेसी। आइडियली होना ये चाहिए कि जो मिलिट्री का इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा जो है अंडर में आता है सिविलियन इंस्टीट्यूशन के, एज आई टोल्ड अर्लियर। ये एक आइडियल डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, लेकिन पाकिस्तान का केस बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि डेमोक्रेसी यहाँ पर इतनी फ्लोरिश नहीं हो पाई। इसीलिए जो है मिलिट्री की एक प्रीडोमिनेंट पोजीशन रही है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। नो डाउट कि मिलिट्री जो है एक इम्पोर्टेंट पोजीशन, सिग्निफिकेंट पोजीशन रखती है, उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है मुल्क की पॉलिटिक्स में विद कंसिडरेशन टू सिक्योरिटी के हिसाब से वो सिक्योर करती है मुल्क को। लेकिन वो कभी भी जो है डायरेक्ट इंटरवेन नहीं करती। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर एक तो डायरेक्ट इंटरवेंशन होती नज़र आ रही है हमें। अब अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें और वहाँ से ट्रेस करें कि मिलिट्री कैसे स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही थी सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कंट्री, तो 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वो एक नई स्टेट थी और उससे सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। अफ़गानिस्तान की साइड से जो है हमें पश्तूनिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, और इंडिया तो वैसे ही हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था हमारी आज़ादी को। तो ये दोनों मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। और उसके अलावा जो है हम देखें तो एक पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी की वजह से जो भी पॉलिटिशियंस आए स्टार्टिंग से ही वो उन्होंने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम किया। और हमारी जो पॉलिसी थी, स्टेट पॉलिसी, वो मिलिट्री सेंट्रिक थी, इकोनॉमिक सेंट्रिक नहीं थी कि हमें इकोनॉमी को फ्लोरिश करना है। तो जैसे कि पाकिस्तान वाज क्रिएटेड बाय द सिविलियन लीडरशिप लीड बाय द कायदे आज़म, और वही गवर्नर जनरल बने। और 15 अगस्त को जो है लियाकत अली ख़ान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिले की वजह से जो है सिविलियन लीडर्स
एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने 9 साल के बाद बनाया था और इंडिया ने 2-3 साल में ही बना लिया था। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिले था वो भी एक मेजर इशू था, जिसकी वजह से जो है मिलिट्री का इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो गया। और जब लियाकत अली ख़ान की असैसिनेशन हुई 1951 में, तो सर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन आए 17 अक्टूबर 1951 को। वो भी बस 2 साल ही चले। उसके बाद 17 अप्रैल 1953 को मोहम्मद अली बोगरा आते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करते हैं। बोगरा फार्मूला देते हैं, लेकिन उसकी भी जो है मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे उनके साथ नहीं बनती, तो वो भी चले जाते हैं। और उसके बाद 12 सितंबर 1956 में हुसैन शहीद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उनके बाद 18 अक्टूबर 1957 में इब्राहिम इस्माइल बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। और 7th जो थे वो 17 दिसंबर 1957 में फ़िरोज़ खान जो थे वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो हम यहीं से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन सालों में फ्राम 1947 1958 जो सिविलियन पीरियड था वो बहुत वीकर था। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई एक सिस्टम नहीं था, जिससे अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा मार्शल लॉ अनाउंस करते हैं और असेंबलीज़ को डिज़ोल्व करते हैं, चेंज किए थे। और अब जब अयूब खान आया तो अयूब खान ने विदिन 17 डेज़ जो है सिकंदर मिर्ज़ा को टॉपल किया और ख़ुद ही जो है चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बने और प्राइम मिनिस्टर भी बने ऑन 24 अक्टूबर 1958। और सिकंदर मिर्ज़ा को अरेस्ट किया और बाद में जो है लंदन एग्ज़ाइल किया। अब जब अयूब खान का डाउनफॉल आता है 25 मार्च 1969 में, जो पहली मार्शल लॉ थी उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो अयूब खान क्या करते हैं, वो पावर शिफ्ट करते हैं यहया खान की तरफ। और इसी टाइम पीरियड में हम 2 मिलिट्री इंटरवेंशंस देखते हैं। और 1972 से 1977 तक हमारा सिविलियन पीरियड स्टार्ट हो जाता है और इसको जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में ओनली स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक पीरियड माना जाता है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो सबसे पहले जो काम करते हैं वो ये होता है कि फर्दर जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट ना कर सके, तो वो आर्टिकल 6 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करवाते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कि समवन हु एब्रोगेट और सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ट्रीटेड। और दूसरी बात ये होती है कि हमूदुर रहमान कमीशन इस्टेब्लिश की जाती है टू इन्वेस्टिगेट 1971 ट्रेजेडी। कि इस कमीशन के तहत ये कमीशन ये बताएगी कि 1971 में मिलिट्री इन्वॉल्व थी फॉर द फॉल ऑफ ढाका और सिविलियन गवर्नमेंट थी। और एज़ यूजुअल इसकी रिपोर्ट्स जो है हैज़ नेवर बिन मेड पब्लिक ऑफिशियली, क्योंकि इससे जो है सिविल मिलिट्री रिलेशंस ख़राब हो सकते थे, तो इसकी कभी रिपोर्ट ही नहीं आई। और इसके बाद जो है हमारा मिलिट्री पीरियड स्टार्ट हो जाता है 1977 से 88 तक। अब और ऐसे ज़िया का जो है टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है और वो 11 साल तक पाकिस्तान का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी एग्जीक्यूट किया जाता है 1979। मिलिट्री पीरियड के दौरान जो है एक सोशल अवेकनिंग, पॉलिटिकल अवेकनिंग आती है और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्ट करती है, MRD। और 8th अमेंडमेंट को जो है फिर से जो है रीन्यू किया जाता है इसी टाइम पीरियड के दौरान, जिसमें 58 भी आर्टिकल ऐड किया जाता है कि प्रेसिडेंट को पावर है कि वो असेंबली को किसी भी वक्त डिसमिस कर सके और किसी भी प्राइम मिनिस्टर को जो है डिसमिस कर सके। इसके बाद सिविलियन पीरियड आता है 1988 से 1999 तक। दिस अगेन वाज द पीरियड ऑफ वीक डेमोक्रेसी। और इस टाइम पीरियड में हमारे 4 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए और
नो डाउट इन सब के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ ही था। जो सबसे मेजर हमें जो एविडेंस मिलता है वो असगर खान के केस से मिलता है। असगर खान का जो केस था 1990 इलेक्शंस के जो रिगार्डिंग उसने केस फाइल किया था, उसमें जो है आईएसआई चीफ असद दुरानी ने खुद जो है वो एडमिट किया था कि आई वॉज पार्ट ऑफ असगर खान केस, मतलब कि मैंने ही इस इलेक्शन में जो है रिगिंग वगैरह की, ऐसा कुछ था उसमें। अब अगेन 1999 में जो है हमारा मिलिट्री पीरियड स्टार्ट हो जाता है जो 2008 तक रहता है। मुशर्रफ ओवरटेक करते हैं सिविलियन गवर्नमेंट्स को एंड बिकम्स चीफ एग्जीक्यूटिव। और मुशर्रफ जो है उसने डायरेक्टली वायलेटेड एंड सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के बाद मुशर्रफ की जो है जुडिशरी के साथ जो है क्लैश हो गया और एक लॉयर्स मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जिससे जो है इमरजेंसी नाफिज की गई 2007 में। और आफ्टर इलेक्शंस ऑफ 2008 मुशर्रफ को जो है रिज़ाइन करना पड़ा। और उसके बाद वर्डिक्ट आया कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 ऑफ 1973 whoever will abrogate the constitution will considered as traitor। दैट्स वाई जो है मुशर्रफ को एग्जाइल कर दिया। अब उसके बाद हमें मेमोगेट स्कैंडल की जो कंट्रोवर्सी थी वो नज़र आती है। 2010 में जो है मेमोज मीन्स शॉर्ट मैसेजेस वर बीइंग सेंड फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएसए। और जो वेरी फेमस पाकिस्तानी थे हुसैन हक्कानी, जो कि पाकिस्तान के एम्बेसडर थे अमेरिका में, उसने जो है मंसूर एजाज को भेजा टू कन्वे मेमोज टू माइक मिलन दी देन चीफ ऑफ आर्मी ऑफ अमेरिका। बाद में मंसूर एजाज ने ये चीज़ रिवेल की डाउन आर्टिकल्स में, और जब आर्मी को इस चीज़ का पता चला तो वो जो है इस कॉन्स्पायरेसी में लग गए कि कैसे इनकी हुकूमत ख़त्म करें, और दे बिकम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पार्टी पीटीआई। अब मिलिट्री की इंटरवेंशन हमें जुडिशरी में भी मिली, रिवाइवल ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स। अब जो हम 2016 में हमारी पॉलिटिकल इम्बैलेंस देखते हैं कि नवाज़ शरीफ अचानक जो है हट जाते हैं और उसके बाद एक नई हुकूमत आ जाती है, तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम थे डॉन लीक्स। 2016 में बीबीसी इंटरव्यू में परवेज़ रशीद ये रिवेल करते हैं कि अवर मिलिट्री लीडरशिप डू नॉट वांट टू हैव ऑपरेशन अगेंस्ट मिलिटेंट्स इन पाकिस्तान बिकॉज दोज मिलिटेंट्स फेवर मिलिट्री लाइक गुड एंड बैड तालिबान्स। और यही पॉइंट थी ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन राहिल शरीफ एंड नवाज़ शरीफ। जो राहिल शरीफ उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो वो जो है नवाज़ शरीफ को हटा देते हैं और 2017 में थ्रू पानामा लीक। अब चैलेंजेस ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस। ऑब्वियसली एक डायक्टोमी ड्यूअल गवर्नमेंट की एक चैलेंज है मेजर, कि जो है पाकिस्तान में डायरेक्टली कोई और हुकूमत कर रहा है और इनडायरेक्टली कोई और कर रहा है, और कोई भी जो है फॉरेन अफेयर्स होते हैं कुछ भी, तो हमारी मिलिट्री पहले पहले पहुंच जाती है उसी मुल्क। अब चैलेंजेस ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस। ऑब्वियसली एक डायक्टोमी ड्यूअल गवर्नमेंट की एक चैलेंज है मेजर, कि जो है पाकिस्तान में डायरेक्टली कोई और हुकूमत कर रहा है और इनडायरेक्टली कोई और कर रहा है, और कोई भी जो है फॉरेन अफेयर्स होते हैं कुछ भी, तो हमारी मिलिट्री पहले पहले पहुंच जाती है उसी मुल्क। डेमोक्रेसी एट स्टेक। जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप आर टू डिफरेंट, और जो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस का वो है डिक्टेटरशिप, एक अलग चीज़ है बाय फोर्स, डेमोक्रेसी बाय विल है। तो ये भी एक मेजर चैलेंज है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हमारा वो सही से चल नहीं पा रहा, क्योंकि जो भी आते हैं खुद की अमेंडमेंट्स करते हैं, खुद के फ़ायदे के लिए करते हैं। और फोर है हमारी बैड गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस भी एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि लेक ऑफ लीडरशिप रही है हमेशा पाकिस्तान में, चैलेंज है। और सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है हमारे इंस्टीट्यूशंस। गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हमारे बहुत वीक हैं, और डोमिनेंट हैं मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस। हाउ टू ओवरकम दोज चैलेंजेस। फर्स्ट जो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। मेजर जो है वो है कि हम हर एक चीज़ को स्पेसिफाई करें, बैलेंस हो, कि ये इंस्टीट्यूट इस चीज़ को सिर्फ देखेगा, ये इसको देखेगा, एक स्पेशलाइजेशन हो हर एक फील्ड में। ये नहीं हो कि इंटरफेरेंस हो।
और सेकंड, नो कंप्रोमाइज़ ऑन डेमोक्रेसी, और सब पार्टीज़ को मिलकर एक चार्टर साइन कर लेना चाहिए कि जो है हम डेमोक्रेसी पे कभी भी जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे उससे हमारी जानें भी चली जाए। यहाँ क्या होता है, थोड़ा भी उसकी किसी भी पॉलिटिशियन की फैमिली को थ्रेट किया जाता है या कुछ भी, तो वो जल्दी जो है पावर देकर भाग जाते हैं खुद बाहर। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमें डेमोक्रेसी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और 3, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है उसको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि वो एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है कंट्री का। उसका एहतराम करना चाहिए, एहतराम इन द सेंस कि उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि हम इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल होंगे, तभी जाकर कोई काम होगा। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी बंदा हो, चाहे वो कितना भी हाईएस्ट कैडर क्यों ना रखता हो, उसको जो है कानून के कटघरे में लाना चाहिए, उसको सज़ाएँ देनी चाहिए ओपनली। और 4 है सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी यही है कि अगर कोई बंदा किसी भी कैडर का हो, उसकी करप्शन ज़ाहिर होती है या मिसगवर्नेंस ज़ाहिर होती है, तो उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है अदालतों में लाया जा सके। ऐसे नहीं कि उसको प्रोटोकॉल दिया जा सके किसी बड़े आदमी की तरह, नहीं। उसकी अकाउंटेबिलिटी सही से हो, ताकि अगले जो भी आएँ वो इससे सबक हासिल करें। और 5 जो है, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी स्ट्रेंथेन्ड बाय सिविलियन लीडर्स। और हमारे सिविलियन पॉलिटिशियंस जो हैं उनको भी ये हो कि वो एज स्ट्रॉन्ग लीडर्स होकर इमर्ज हों, ना कि ये कि जो भी थ्रेट करे कि वो वापस चले जाएं या कुछ। और 6 जो है, नेशनल इंटरेस्ट बी सुप्रीम इंस्टीड ऑफ पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। इसी में भी सेम ही चीज़ आती है। और 7वीं, फंक्शनल एंड एक्टिव जुडिशरी। हाँ, जुडिशरी जो होती है एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स में, चाहे किसी भी चीज़ में। और जुडिशरी अगर जो है शफाफ होगी, तो जो है मुल्क में जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो सही से होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। अगर हमारे सिविलियन और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन साथ मिलकर काम करें तो हमारी नेशनल इंटरेस्ट सेफगार्ड हो सकती है और डेमोक्रेसी जो है फ्लोरिश हो सकती है पाकिस्तान में, एंड वी कैन बी अमंग द डेमोक्रेटिक नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू।